कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बुद्धि का चमत्कार। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मीनंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मीनंदन से 1000 रुपए उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मीनंदन ने बुद्धिचंद से अपने पैसे वापस मांगे। तब बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे लगा था तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि ये मेरी भूल थी। सेठ जी, धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो, वहाँ न्यायाधीश के सामने लिख कर दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। सेठ जी, अदालत चलने की क्या जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मीनंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वो अपनी इस जिद पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मीनंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मीनंदन की मन की बात ताड़ गया। उसने लक्ष्मीनंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ चलने के लिए मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना ही। सेठ ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूंगा? वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और कुछ चाहिए? सेठ जी, मेरे पास तो जूते भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मीनंदन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीनंदन की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी और पैरों में उसके जूते पहन लिए। वो लक्ष्मीनंदन के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए चल पड़ा। जब अदालत में बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वो न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मीनंदन का कहना है कि मेरा मकान और मेरे घर की सारी चीजें इनकी है। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दो। न्यायाधीश ने लक्ष्मीनंदन को बुलवाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मीनंदन से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मीनंदन ने कहा, मेरी है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किसके हैं? लक्ष्मीनंदन ने कहा, मेरे हैं। और किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा, और मेरे पैरों में जो जूते हैं वो किसके हैं? जूते भी मेरे ही हैं। बुद्धिचंद ने पूछा, और जिस घोड़े पर सवार होकर मैं यहाँ कचहरी आया हूँ वो घोड़ा किसका है? लक्ष्मीनंदन ने चीखते हुए कहा, वो घोड़ा भी मेरा ही है। पगड़ी, घोड़ा, जूते, कपड़े सब मेरे हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मीनंदन का जवाब सुनकर ठठाकर हंसने लगे। हर किसी को लगा कि लक्ष्मीनंदन पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धिचंद ने अपने बुद्धि से अदालत में लक्ष्मीनंदन को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मीनंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा धूर्त के साथ धूर्तता से ही पेश आना चाहिए। श्यामपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक रमा नाम की औरत रहा करती थी। उसको 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का नाम था सोना और लड़के का नाम था राजू। रमा दूसरों के यहाँ काम करके दिन का गुजारा किया करती थी। वो अकेली थी घर का देखभाल करने वाली, इसीलिए वो अपने बच्चों का सिर्फ खाना ही कर सकती थी। एक दिन सोना रमा से, माँ, मुझे ना चॉकलेट चाहिए, मुझे वो लेकर दो ना। सोना बेटा, वो अच्छी नहीं होती है, उससे दांत खराब होते हैं। माँ, मुझे एक ही दे दो ना, मैं फिर नहीं मांगूंगी। रमा मन ही मन में विचार करती है, हाय रे ये गरीबी, कब मेरा और मेरे बच्चों का पीछा छोड़ेगी? अब मैं क्या करूं? रमा ऐसे ही सोच रही थी, तभी सोना बोलती है, माँ, तुम कल मुझे जरूर खरीद के दोगी ना? हाँ मेरी बच्ची,
जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना, तब तुझे लेकर दूंगी। अब चलो घर, बहुत खेल लिया बाहर। हाँ माँ, चलो। ऐसा कहकर रमा और सोना घर चले जाते हैं। राजू भी खेलकर घर वापस आ जाता है। अब रमा घर में दाल और चावल बनाती है और उन दोनों को खाने के लिए दे देती है। वो हमेशा काम करके आधे पेट ही खाना खाया करती थी। कभी भी उसने पेट भर के खाना नहीं खाया, क्योंकि कल बच्चों को कम ना पड़े। अगले दिन वो काम के लिए घर से निकल जाती है। वो दिन भर काम करती है और दोपहर हो जाने के बाद दूसरा कुछ काम मिलता है क्या ये देखती है, मगर उसे कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए वो निराश होकर घर चली जाती है। आज भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, सिर्फ 2 वक्त का खाना खा सके इतने ही पैसे रमा को मिले थे। इसीलिए रमा घर थोड़ी देर बाद जाने का सोचती है। वो शाम हो जाने के बाद घर चली जाती है और घर जाते ही देखती है कि सोना और राजू दोनों ही घर में उसकी राह देख रहे हैं। जब रमा आती है तो उसके गले लगकर राजू और सोना कहते हैं, माँ, तुम्हें आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे भैया, माँ मेरा चॉकलेट लाने गई थी, इसीलिए उसे देर हो गई। हाँ ना माँ? रमा ये सब बातें सुन के चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी सोना और राजू उसके पास आकर उसे कहते हैं, माँ मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, तुम पहले रोना बंद करो। हाँ माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रो मत। ऐसा कहकर दोनों रमा के गले लग जाते हैं और रमा उनके पास बैठकर उनसे बहुत सारी बातें करती है। बाद में खाना बनाने के लिए चली जाती है। वो आज सिर्फ चावल ही बनाती है और सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। आज सोना ने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब खाना खा लिया। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, मगर रमा के हालात सुधारने के नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन रमा जब सुबह उठी तो उसे चक्कर आ गया। उस दिन उसने आराम करने का सोचा, मगर पूरा दिन आराम करने के बाद भी उसके चक्कर कम नहीं हो रहे थे। अब वो बहुत चिंतित रहने लगी। वो मन में सोचती है कि अगर मैं ऐसी ही बीमार रही तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। ऐसा मन ही मन सोचकर वो फिर से काम पर जाने के लिए उठने लगती है। तभी उसे फिर से चक्कर आ जाता है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे हो क्या रहा है। एक वक्त का खाना खाने की वजह से उसके शरीर में काम करने की शक्ति ही नहीं रही थी, इसीलिए उसे चक्कर आ रहे थे। उस दिन शाम हो जाने के बाद राम पूछता है, माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? घर में कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया है क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है माँ। रमा तभी थोड़ा सोचकर कहती है, अरे रामू, मैंने उस बैग में कुछ चावल रखे हैं, उसे तू पका दे। मैं तुझे बता दूंगी कैसे पकाना है, तू पका देना। हाँ माँ, इस बैग में? हाँ, वही चावल। आज का तो हो जाएगा, कल का देखेंगे। मैं कल काम पर जाऊंगी तो कुछ न कुछ लेकर आ जाऊंगी। राजू अब रमा जैसे बताती है वैसे ही पकाता है और 3 थालियों में खाना लगाता है। सब एक साथ बैठ के खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रमा उठने लगती है तभी उसे थकावट की वजह से फिर से चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब देख राजू अपनी माँ से, माँ तुम घर पर आराम करो, मैं जाकर कुछ मिलता है क्या देखता हूँ। अरे राजू, तू क्या करेगा? मैं थोड़ा देर आराम करके थोड़ी देर में उठ जाऊंगी ना, तो मैं चली जाऊंगी। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मैं आता हूँ माँ अभी। जल्दी आना बेटा। हाँ माँ, मैं खाना लेकर जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर राजू घर से निकल जाता है। घर से निकलने के बाद वो एक रास्ते पे खड़ा रहता है। राजू जहाँ खड़ा था वहाँ बहुत सारे लोग एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। राजू उनसे कुछ मिलता है क्या, इसीलिए उनके पास चला जाता है। तभी राजू एक आदमी से, भैया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे चलो जाओ यहाँ से, कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं। ऐसा कहकर आदमी वहाँ से चला जाता है। राजू अब दूसरी ओर मुड़ता है, मगर सारे लोग उसके फटे कपड़े देख उसे दूर रहने के लिए कहते हैं और उससे दूर हो जाते हैं। तभी वो एक जगह जाकर बहुत रोता है। राजू मन में, इस दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा कहकर वो रोने लगता है। तभी एक लड़का उसके पास आकर उससे पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ घर में बहुत बीमार है, इसलिए हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कुछ खाने के लिए मिलता है क्या देख रहा था।
मगर सब लोग मेरे फटे कपड़े देख मुझसे दूर भाग रहे हैं। मुझे सच में मदद की जरूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है। ऐसा कहकर राजू फिर से रोने लगता है। तभी वो लड़का राजू से, अरे दोस्त रो मत, मेरा नाम शिवा है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू तुम यही रुको, तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आया, बस तुम यही रुकना। ऐसा कहकर शिवा भागते हुए घर चला जाता है और कुछ देर में वापस आ जाता है। तभी शिवा राजू के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आता है। शिवा राजू से, अरे राजू ये लो, तुम्हारी माँ के लिए खाना और तुम सबके लिए खाना है, और ये कुछ मिठाइयाँ है जो तुम्हारे घर पर लेकर जाओ। शिवा भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं अभी चलता हूँ, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर राजू शिवा से खाना लेकर घर के लिए निकल जाता है, मगर शिवा उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। तभी वो देखता है कि उसका घर एक झोपड़ी है और उसके घर में उसकी बीमार माँ और बहन उसका इंतजार कर रही थी। राजू को देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और राजू सब खाना अपनी माँ को दिखाता है और बोलता है, माँ मुझे आज शिवा नाम के भैया मिले थे, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही मुझे ये सब खाना दिया है, वो बहुत अच्छे हैं माँ। हाँ रे, तुझे इतना सामान देने वाला बहुत बड़ी मन का होगा। हाँ माँ, शिवा भैया बहुत अच्छे हैं। चलो माँ खाना खाते हैं, सोना को भी भूख लगी है ना। हाँ चल। ऐसा कहकर तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। ये सब बाहर से शिवा देख रहा था। तभी वो अपने घर चला जाता है और उसके पिताजी रमेश से कहता है, पिताजी मुझे आज एक गरीब लड़का राजू दिखा था, मुझे लगा वो झूठ कह रहा है, इसलिए मैं उसके पीछे चला गया तो मैंने देखा उसका परिवार की हालत बहुत ही खराब है। उनके खाने के बहुत लाले पड़े हैं पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटे, मगर हमें उनके घर जाकर भी तो देखना पड़ेगा, तभी हम उनकी मदद कर सकेंगे। हाँ पिताजी, मैं आपको राजू के घर लेकर चलता हूँ। हाँ मगर कल तो होली है, हमें उनके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा, जैसे नए कपड़े और कुछ खाने का सामान। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर शिवा खेलने के लिए चला जाता है और रमेश कुछ जरूरत की चीजें और खाने का सामान अपने साथ ले लेता है। तभी शिवा आकर उनको उसके लाई हुई पिचकारी देता है और उनसे कहता है, पिताजी ये लीजिए मेरी नई वाली पिचकारी, मुझे पिछली साल की पिचकारी है, मैं उससे ही काम चला लूंगा। मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, तुम भी चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर शिवा रमेश के साथ चला जाता है और उसके पिताजी को राजू का घर दिखाता है। तभी रमेश राजू के घर जाकर दरवाजे पर नॉक करता है। तभी राजू दरवाजा खोलने आता है। राजू जब दरवाजा खोलता है तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि कल का मदद करने वाला शिवा उसके सामने खड़ा है। तभी राजू शिवा से, शिवा भैया तुम यहाँ आओ ना भैया। अरे राजू, मेरे पापा भी तुमसे मिलने आए हैं, आइए ना चाचा। ऐसा कहकर राजू उन्हें अपने घर में लेता है। तभी उनके घर की हालत देख रमेश खड़ा ही रहता है। तभी रमा रमेश से, मालिक आप कौन हैं और हमारे घर पर आप कैसे आए? मैं शिवा का पिता हूँ, मुझे शिवा ने बताया था राजू के बारे में। फिर हम दोनों ने सोचा कि हम कल होली के त्योहार पर आपकी कुछ मदद कर सके तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर हम यहाँ चले आए। और ये लीजिए खाने का सामान और होली के लिए कुछ रंग। ऐसा कहकर रमेश वो खाने का सामान और होली के रंग रमा के हाथों में दे देता है और रमा से कहता है कि, रमा बहन, आज से आप इन बच्चों की चिंता करना छोड़ दीजिए, इनकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इनकी पढ़ाई की भी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और तुम्हारा मैं अच्छे अस्पताल में इलाज करवाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। भैया तुम हमारे भगवान हो, तुमने हमारे लिए इतना सोचा, यही बहुत है हमारे लिए। रमा बहन, आज से तुम तीनों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, समझे? मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल होली का त्योहार है, अच्छे से मनाना होली। और हाँ, परसों हम तुम सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर रमेश और शिवा वहाँ से चले जाते हैं। तभी रमा राजू से, हमारे लिए रमेश भैया एक भगवान से कम नहीं है। राजू चलो तुम दोनों, अब ये कुछ खाना है ना वो खा लेते हैं और सो जाते हैं, कल होली भी है ना। हाँ माँ चलो। ऐसा कहकर वो तीनों उस दिन भर पेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं।
अगले दिन वो तीनों अच्छी तरह से होली मनाते हैं और रमेश के साथ रमा और उसका परिवार उसके घर रहने के लिए चला जाता है। इसी तरह हमारे देश में ऐसे कितने नागरिक हैं जो गरीबी के शिकार है, जिन्हें अच्छे से खाना भी नसीब नहीं होता। इसी वजह से वो कोई त्योहार भी अच्छी तरह से मना नहीं सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। हमसे जो बन पड़े उतनी ही उनकी मदद कर दे तो भी वो अपने त्योहार खुशी खुशी मना सकेंगे। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा चतुर था। वो सब बंदरों को नीति शास्त्र पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानरराज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्र के वाहन के लिए कई मेढ़े भी थी। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वो जब भी जी चाहे तब रसोई घर में घुसकर सब कुछ खा लेता था। रसोइये उसे लकड़ी से मारकर बाहर निकाल देते थे। वानरराज ने जब ये कलह देखा तो वो चिंतित हो गया। उन्होंने सोचा कि ये कलह किसी दिन सारे बंदर समाज के नाश का कारण हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती लकड़ी से मारेगा, उसी दिन ये मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। इससे कई घोड़े जल जाएंगे और जलन के घाव को भरने के लिए बंदरों की चर्बी की मांग पैदा होगी और तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम सभी वानरों को राजगृह त्याग कर देना चाहिए। किंतु उस समय बंदरों ने उसकी बात को नहीं सुना। राजगृह में उन्हें मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्र के प्रेम, व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जाएंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। वानरराज जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिससे वानरराज ने वानरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकरों ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वो अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़े आग से जलकर वही मर गए, कुछ रस्सी तुड़ाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सा में कुशल वैद्यों को बुलाया और उन्हें आग से जले घोड़ों की चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद शास्त्र देखकर सलाह दी कि जले घावों पर बंदरों की चर्बी की मरहम बनाकर लगाई जाए। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मार दिया। वानरराज को जब अपने वंशज का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुआ। उसके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वो इसी चिंता में घुलने लगा। आखिर उसे एक वन में एक ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्य के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से ये मालूम होता था कि इस तालाब में से जितने मनुष्य गए सब मर गए, कोई वापस नहीं आया। वो समझ गया कि यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा उसने तालाब में डाला और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसके सामने ही तालाब में से एक कंटहार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया। तूने कमल नल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मैं दूंगा। कोई भी एक वर मांग ले। मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों सहस्रों पशुओं या मनुष्य को खा सकता हूँ, पर भूमि पर एक गिद्दड़ भी नहीं। एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम यह कंठहार मुझे दे दो तो मैं उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बनवा सकता हूँ। मगरराज ने कंटहार वानरराज को दे दिया। वानरराज कंटहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंटहार की चमक धमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब वो कंटहार देखा तो पूछा, वानरराज, ये कंटहार तुम्हें कहाँ से मिला? राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है। वहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे कंटहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वो भी समस्त परिवार तथा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंटहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानरराज के साथ तालाब पर पहुंच गए,
किसी को यह नहीं सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। लोभ सबको अंधा बना देता है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की इच्छा रखता है, लक्षपति करोड़पति बनने की धुन में लगा रहता है। मनुष्य का शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन लोभ सदा जवान रहता है। राजा का लोभ उसे उसके काल के मुख तक ले आया। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानरराज ने राजा से कहा, राजन, आप थोड़ा ठहर जाए, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ सबसे अधिक कंठहार मिलेंगे। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर नहीं आया। उन्हें देरी होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है। तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारा कुल नष्ट कर दिया। मुझे बदला लेना था जो मैंने ले लिया। जाओ, राजमहल वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानरराज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से और दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यावहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरराज तालाब से निकला। उसने वानरराज की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की।